हेलो दोस्तों, मैं धीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, जो दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में आपकी में पूछा जाएगा। और दोस्तों मैंने इस जो सीरीज में अब जो जोड़ा है वो स्टैटिक करंट अफेयर्स जोड़ा है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए पुराना जो है जीके बन जाएगा और अभी जो है स्टैटिक जीके बन रहा है। और मैंने अभी भी उसमें क्या इस वीडियो में जो है पुराने क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा से पूछे जाते हैं और मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। और दूसरी चीज़, अब इसमें मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे आपको अभी के जो प्रश्न हैं जो बन सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों हमें पेपर निकालने से मतलब होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो इस तरीके से यहाँ पर हम करंट और स्टैटिक का जो कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो इससे ये होगा कि हमारा दोनों तरीके से बेस्ट होता चला जाएगा, जो पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस टाइप से कुछ लिख रखा है, साइड साइड में बॉक्स बना रखा है। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन हैं जिन पर आप 3 से ज़्यादा स्टार लगा सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन अभी की हाल ही में परीक्षा में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनको मैंने साइड में लगा रखा है। और ये आपको मतलब रटे होने चाहिए, टिप्स पर रटे होने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो और यहाँ पर दोस्तों करंट प्लस स्टैटिक जीके का कलेक्शन रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न होगा कि पीएम कुसुम योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया। तो मतलब दोस्तों पीएम कुसुम योजना एक भारत सरकार की एक योजना है। पीएम कुसुम योजना के तहत जो है पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था। तो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो लगाया गया था वो लगाया गया था भालाजी जयपुर में। भालाजी जयपुर राजस्थान में लगाया गया था पहला सौर ऊर्जा संयंत्र। अब मैं बात करूं कि बुशहर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है। बुशहर परमाणु संयंत्र यहाँ पर है दोस्तों, ये है ईरान में। बुशहर परमाणु संयंत्र ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पिछली साल को जो है बनाया गया था। और अभी मतलब कुछ टॉपिक्स की वजह से करंट में जो रिपीट हो रहे हैं ये उसमें से शामिल है। और अगर मैं बात करूँ ईरान के बारे में दोस्तों, तो अगर ईरान में दोस्तों रामसर नामक एक स्थान है जहाँ पर जो है रामसर साइट्स का पहला सम्मेलन हुआ था। और ये जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों 2 फरवरी 1971 को जो है सम्मेलन हुआ था। और इस टाइम पे ये डिसाइड हुआ था कि हर एक देश में या पूरे विश्व में ऐसे स्थानों को ढूंढा जाएगा जहाँ पर जो है पर्यावरण संरक्षण किया जाना चाहिए। मतलब बहुत अति आवश्यक है, जहाँ पर डिपेंडेंट पूरे तरीके से पर्यावरण पे है, उस तरीके के लिए जो है रामसर साइट्स डिसाइड करना हुई थी। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया में अभी तक टोटल कितनी रामसर साइट्स बनाई जा चुकी हैं ये कन्वेंशन के द्वारा, तो दोस्तों 47 रामसर साइट बनाई जा चुकी हैं। और मैं बात करूं कि अगर यहाँ पर भी एक रामसर साइट के बारे में दे रखा है, तो दीपोर बिल झील कहाँ पर स्थित है। दीपोर बिल झील जो स्थित है दोस्तों ये मणिपुर राज्य में स्थित है। और ये भी एक रामसर साइट है और ये 47वें नंबर की रामसर साइट है। जी हाँ। और नेक्स्ट हम बात करें कि बाराकाहा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। बाराकाहा परमाणु संयंत्र ये स्थित है दोस्तों, ये है यूएई राज्य में सॉरी देश में स्थित है, यूएई में। और इसका दोस्तों यूएई का एक मंगल मिशन है होप मिशन के नाम से। होप मिशन के नाम से ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्टैटिक है। और होप मिशन के नाम से इन्होंने एक जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है। और मैं बात करूं चेरनोबिल घटना का संबंध किस देश से है। चेरनोबिल घटना का संबंध दोस्तों ये है यूक्रेन से। यूक्रेन दोस्तों मैं चेरनोबिल घटना के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये चेरनोबिल घटना दोस्तों जस्ट लाइक हमारे जो भारत में जो 1984 या 83 के आसपास जो हुई थी, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, अब जिसको हम जानते हैं 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई थी। तो दोस्तों उसी टाइप का एक इंसिडेंट हुआ था, उसी सेम एज दैट इंसिडेंट हुआ था जिसको चेरनोबिल घटना बोला जाता है। और ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी यूक्रेन में। जी हाँ, उसी टाइप से संबंधित थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नदी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो दोस्तों नदी उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है गुजरात में। कहाँ पर मनाया जाता है, गुजरात में। नेक्स्ट हम बात करते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। सबसे पहली बात दोस्तों, अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती जो बोली जाती थी, पहले डकैती बोली जाती थी,
उसको डकैती की जगह अब नाम परिवर्तित करके उसको एक्शन कर दिया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अब मैं बात करूं कि ये हुआ कब था, काकोरी ट्रेन डकैती जब हुई थी या एक्शन जब हुआ था, वो कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 उत्तर प्रदेश में हुआ था ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की लिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए विधानसभा में वोटिंग कितनी मतलब कैसे होती है? राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं हर एक राज्य से, हम जानते हैं हर एक राज्य से राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं। तो और राज्यसभा हमारे भारत का एक उच्च सदन है, ये हम भी जानते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इनका चुनाव किस तरीके से होता है, तो दोस्तों ये जो चुने जाते हैं, ये जो हर एक राज्य की विधानसभा होती है, जी हाँ, हर एक राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें से कुछ जो है सदस्य चुने जाते हैं। और उनका चुनाव जो होता है वो किस वोटिंग के आधार पर होता है? तो दोस्तों वो होता है ओपन वोटिंग। किस तरीके की वोटिंग होती है? ओपन वोटिंग, मतलब ओपन सपोर्ट आप दिखा सकते हो किसी के लिए। और मैं बात करूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष का दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा बना है? अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। दोस्तों इससे पहले जो हुआ है आपने नाम सुना होगा उसका, आई कांट रिमेंबर, एक्चुअल मुझे नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन अब जो बन गया है दोस्तों वो पुराना हो गया है, लेकिन अब जो बन गया है अंतरिक्ष का दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो अंतरिक्ष में चल रहा है या मतलब तैर रहा है, वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जी हाँ, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये नाम आप याद रख लीजिएगा। और मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? माउंट पोपा ज्वालामुखी जो स्थित है दोस्तों वो है म्यांमार देश में स्थित है। और मैं बात करूं दोस्तों त्यौहार की कि थाईपुसम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो जो थाईपुसम त्यौहार है वो हमारे तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और बथुकम्बा महोत्सव ये जो मनाया जाता है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अचानक कैसे आ गया बीच में, आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। जी हाँ, नदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्वालियर के तानसेन समारोह की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि तानसेन समारोह कहाँ पर होता है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में होता है। और मैं अगर बात करूँ कि ये इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, इसको मनाना कब से स्टार्ट हुआ, तो दोस्तों ये इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी 1924 से। और अगर मैं बात करूँ इस बार का जो तानसेन समारोह था वो कौन से नंबर का था? वो था दोस्तों 97 नंबर का, 97। जी हाँ, अगर मैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेणुकाजी बांध, लोहरी पनबिजली परियोजना, धौला सिद्ध परियोजना या सवारा कुंड परियोजना या सवारा कुंड पनबिजली परियोजना, ये किस राज्य की परियोजनाएं हैं? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी जो परियोजनाएं जो दे रखी हैं ये अभी इनका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और मैं बात करूं कि ये कहाँ पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानना। और दोस्तों इन पर तो आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो कि अब मैं बात करूं कि सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो महोत्सव किस राज्य का है, ये भी कह सकते हैं। तो दोस्तों सिग्मो महोत्सव है वो है गोवा का। और मैं बात करूँ थाईपुसम त्यौहार जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये तमिलनाडु राज्य का है। और मकर बिलक्कू त्यौहार भी है, मकर बिलक्कू त्यौहार जो है वो केरला राज्य का स्थित है। और बथुकम्मा जो त्यौहार है वो है दोस्तों तेलंगाना में। इसको फूलों का त्यौहार भी बोला जाता है, बथुकम्मा को फूलों का त्यौहार भी बोला जाता है। और हरेली के बारे में बात करूँ, हरेली छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार है हरेली। और एक होता है हरेला, याद रखना हरेली में मतलब बड़ी की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ रहा है, छत्तीसगढ़ में भी बड़ी की मात्रा आ रही है। हरेला में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ला आ रहा है, तो उत्तराखंड, मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं आ रही है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो ट्रिक से। नेक्स्ट हम बात करें कि काला नमक महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? काला नमक महोत्सव जो मनाया जाता है वो सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अकेले दक्षिणी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है हम जानते हैं, तो अकेले साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला ये कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये बनी है भारतवंशी, ना कि भारतीय महिला नहीं बोल सकते आप, प्योरली ये नहीं है, ये ब्रिटेन की है एक्चुअल में। और ब्रिटेन में रहकर ये वहाँ पर भारत वंश की तरफ से गई हैं। तो इस टाइप से मान लो कि हरप्रीत चांडी जो है अकेले दक्षिणी ध्रुव में जाने वाली पहली महिला बनी है। और मैं इससे पहले बात करूं कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली महिला दल का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा अंतर ये है
कि जो ऊपर वाले क्वेश्चन में गई थी ये केवल अकेली महिला गई थी। जी हाँ, अकेली महिला जो गई थी वो आरपी चांडी हो गई। और अगर मैं बात करूँ जो पूरा पायलट दल, मतलब बहुत सारे लोग थे उनके साथ में, 4 या 5 लोग थे। और उन पायलट लोगों के साथ में जो पहली महिला हमारी उत्तरी ध्रुव पर गई हैं तो वो कौन गई थी, वो गई थी जोया अग्रवाल। जी हाँ, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर पहली महिला से संबंधित है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाला है भारत की। तो एकांक गोवा चोटी फतेह करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों एकांगवा चोटी फतेह करने वाली पहली जो भारतीय बनी है वो बनी है काम्या कार्तिकेयन। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं किलीमंजारो पर्वत को फतेह करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? ये बनी है ऋतुका श्री। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी है? ये बनी है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो बनी है ये माउंट एवरेस्ट को दिव्यांग होते हुए, दिव्यांग लोग आप जानते होंगे कौन होते हैं, तो ये बनी है पहली महिला। नेक्स्ट हम बात करें हैं फर्मीना क्या होता है? फर्मीना दोस्तों एक प्रकार से फर्मीना क्या है, एक केबल है दोस्तों, केबल या इंटरनेट की केबल है। और ये अंडर सी केबल, मतलब जो समुद्रों के नीचे से जो होके जाती है उस टाइप की केबल है। और ये इंटरनेट से रिलेटेड केबल है। ये किस कंपनी के द्वारा जो है बनाई जा रही है? ये गूगल कंपनी की से जो है इंटरनेट से जो है अपन कह सकते हैं केबल को फर्मीना कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करें, हम जानते हैं हमारे भारत में ये एक जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अभी एक अपडेट आई है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो उसमें अगर बात करूँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सबसे पहली सिटी जो स्मार्ट सिटी में शामिल हुई थी वो है दोस्तों भुवनेश्वर। और मैं बात करूँ 100वीं सिटी जो स्मार्ट सिटी में शामिल हुई थी वो थी दोस्तों शिलोंग मेघालय। जी शिलोंग जो थी मेघालय राज्य की एक ज़िला है शिलोंग, उसको 100वीं सिटी बनी थी वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली। और मैं बात करूँ कि मैक्सिमम स्मार्ट सिटी किस राज्य में है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा जो स्मार्ट सिटी की संख्या है वो किस राज्य में है? वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। जी हाँ। और मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा किसे कहा जाता था या मतलब ये अभी ख़त्म हो गई हैं दोस्तों। तो इनको महाराष्ट्र की जो मदर टेरेसा कहा जाता था वो सिंधुबाई सखपाल को कहा जाता था। और अगर मैं बात करूँ इन्हें दोस्तों 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है सिंधुताई सखपाल को। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें कि भगवती समिति का संबंध किस से था? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, भगवती समिति का संबंध किससे था? तो ये था दोस्तों बेरोजगारी से। जी हाँ, बेरोजगारी से संबंधित था भगवती समिति। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि पहली महिला कमेंटेटर, ये दोस्तों ख़त्म हो गए, ये जो सारे हैं ये अब स्वर्ग चले गए हैं। और इनका अगर मैं बात करूँ कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि पहली महिला कमेंटेटर जो हम 1990 या 20 की बात करें, 2000 या 1990 की बात करें, उस टाइम पे हम रेडियोज़ में जो है कमेंट्री सुनते थे क्रिकेट वगैरह की। तो उस क्रिकेट कमेंट्री में जो महिला बोलती थी दोस्तों उनका नाम था चंद्रा नायडू। जी हाँ, चंद्रा नायडू जो पहली महिला कमेंटेटर हुआ करती थी। जी हाँ। और उनका निधन हो गया है अभी। पहली महिला कमेंटेटर कौन थी? वो थी चंद्रा नायडू। और मैं बात करूँ भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जो थी वो थी डॉक्टर पद्मावती। जी हाँ, डॉक्टर पद्मावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। नेक्स्ट हम बात करें कर्नाटक में आयोजित भैंसा दौड़ का क्या नाम है? कर्नाटक में एक भैंसा दौड़, आपने ये सुना होगा क्या बोलते हैं जल्लीकट्टू। जी हाँ, तमिलनाडु राज्य में एक जो है एक त्यौहार मनाया जाता है जल्लीकट्टू के नाम से। और उसमें भी जो है अपन जानते हैं जो सांड होता है उसको दौड़ाया जाता है लोगों के पीछे। और इसी टाइप की दोस्तों कर्नाटक में भी एक मनाई जाती है, उसका नाम अलग है, तो उसको कंबाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंबाला। कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ पर मनाई जाती है? कर्नाटक में मनाई जाती है। का से कंबाला, का से कर्नाटक, आप इस तरीके से शॉर्टली इसको याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का पहला LNG टर्मिनल कहाँ पर स्थापित हुआ है?
तो ये भारत का पहला है दोस्तों, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसको। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और मैं बात करूँ ई लोक अदालत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो है छत्तीसगढ़। ई लोक अदालत लागू करने वाला छत्तीसगढ़, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश। और मैं बात करूं ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? सबसे पहली बात, ओडीएफ क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त। खुले में शौच से जो पुराने ज़माने में शौच जाते थे, पुराने ज़माने में क्या अभी भी बहुत से लोग जाते हैं। तो ओपन डिफिकेशन फ्री जो स्टेट बना है, जिसमें सबसे ज़्यादा गांव जो ओपन डिफिकेशन फ्री हैं, वो कौन सा स्टेट है? वो है दोस्तों तेलंगाना। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंट सारामाती कहाँ पर स्थित है? माउंट सारामाती दोस्तों ये स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? माउंट सारामाती ये है दोस्तों नागालैंड में स्थित। माउंट सारामाती एक जो है चोटी है दोस्तों नागालैंड राज्य में, और इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। लौटते हुए मानसून मतलब कह लो आप लौटता हुआ मानसून जो स्टार्टिंग में नहीं बरसता, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से नहीं बरसता है, लेकिन ये जब पूरे भारत में जो है बरस जाता है, उसके बाद जब लौटते हुए मानसून से वर्षा किस राज्य में होती है? तो वो होती है तमिलनाडु राज्य में। और तट कौन सा होता है? कोरोमंडल तट पर वो वर्षा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर जो बनवाया था वो चोल शासकों ने बनवाया था। और मैं बात करूँ ये कहाँ पर स्थित है? ये तंजौर में स्थित है। तंजौर बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने तंजौर में बनवाया था। और ये किसने बनवाया था? किस चोल शासक ने बनवाया था? ये राज प्रथम ने बनवाया था। राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया था? या मतलब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाहर एक भारत से बाहर एक योग यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत फेमस योग यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से कहाँ बनाई गई है? तो दोस्तों वो बनाई गई लॉस एंजलिस यूएसए में। जी हाँ। और अगर मैं बात करूँ स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद की एक पत्रिका थी, उसको प्रबुद्ध भारत पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर बनाया गया है? पशुओं का युद्ध का स्मारक जो बनाया गया है वो बनाया गया है मेरठ में, उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश में बनाया गया पशु युद्ध स्मारक, ये आप याद करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीजे इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड 1971 के युद्ध के बाद में आईसीजे इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद में आईसीजे का गठन किया गया था। और इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये किस समिति की सलाह से इसका गठन हुआ था? तो दोस्तों ये जो गठन हुआ था वो रुस्तम जी समिति की जो है सिफारिश से हुआ था। और एक्ट जो लाया गया था वो एक्ट 1978 में लाया गया था। और मैं बात करूँ नेशनल मैथ्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल मैथ्स डे जो मनाया जाता है दोस्तों, ये हमारे फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट की याद में मनाया जाता है। और नेशनल मैथ्स डे जो मनाया जाता है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर 22 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो संबंध है ये किस केस से संबंधित है? भारत में एक केस अभी आया था 2019 के आसपास, तो राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार में हमारे में शामिल है। तो उसको सिद्ध करने के लिए किस केस के फेमस माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है पुट्टा स्वामी केस को राइट टू प्राइवेसी के तहत माना जाता है। और मैं बात करूँ ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है राइट टू प्राइवेसी? ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? गेहूँ की सबसे बड़ी जो मंडी स्थित है वो स्थित है दोस्तों विनिपेग कनाडा। विनिपेग कनाडा में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? एस्किमो जनजाति दोस्तों सबसे बड़ी बात, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति के घरों को क्या बोला जाता है? एस्किमो जनजाति के घरों को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है दोस्तों इग्लू। आपने नाम सुन रखा होगा, इग्लू बोला जाता है। इनके बर्फ के घर होते हैं दोस्तों, बर्फ में जो घर होते हैं उनको इग्लू बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें इन घरों में कौन रहती है? वो रहती है एस्किमो जनजाति रहती है। और ये किस जगह पर रहती है? अगर मैं बात करूँ तो ये रहती है कनाडा।
देश है दोस्तों कनाडा। और मैं बात करूँ ये किस प्रकार के प्रदेश होते हैं, टुंड्रा प्रदेश होते हैं ये। जी हाँ, एस्किमो जनजाति कनाडा देश में रहती है, टुंड्रा प्रदेशों में रहती है। नेक्स्ट हम बात करें कनाडा में और क्या फेमस है। कनाडा में अगर मैं फेमस की बात करूँ तो दोस्तों कनाडा में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अथावास्का झील में पाए जाते हैं। अथावास्का झील, ये अभी अभी किसी पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, अथावास्का झील कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों कनाडा राज्य में स्थित है, इसीलिए मैंने ये डाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेल बजट को आम बजट से, हाँ ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे अलग तरीके से लिखा है कि रेल बजट को आम बजट से अलग किसने किया था। रेल बजट को आम बजट से जो अलग किया था वो, सॉरी जो जोड़ा था, वो जोड़ा था विवेक देवराय समिति ने 2017 में। रेल बजट को आम बजट से मिलाया किसने था, ये विवेक देवराय समिति ने मिलाया था 2017 में। और जो अलग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो एक वर्त कमीशन के माध्यम से अलग किया गया था रेल बजट को आम बजट से। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओलंपिक के बारे में दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस बार का जो ओलंपिक जो टोक्यो में बनाया गया, जिस 2020 के ओलंपिक जो 2021 में हुए, हम सभी जानते हैं कोरोना की वजह से, तो ये किस क्रम के जो ओलंपिक थे, तो दोस्तों ये थे 32वें क्रम के ओलंपिक। और मैं बात करूं कि अब 33वें जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे, ये होंगे दोस्तों 2024 में पेरिस फ्रांस में। और अगर मैं बात करूं 34वें नंबर के ओलंपिक कहाँ पर होंगे, ये होंगे दोस्तों 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में। जी हाँ। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी दे रखा है ऑपरेशन त्रिशूल किससे संबंधित है। ऑपरेशन त्रिशूल के अंतर्गत दोस्तों ये जो है 4 दिसंबर को, जो है 4 दिसंबर 1971 को हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा जो है कराची तट पर जो है चलाया गया था ऑपरेशन त्रिशूल। और आर्मी में भी, आर्मी के द्वारा, हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत बायोटेक कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। भारत बायोटेक कंपनी जिसने अभी हमारे कोरोना में जो है कोवैक्सीन जो डोज का जो बनाया है, या कोवैक्सीन जो वैक्सीन बनाई थी, वो किस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, वो बनाई गई थी भारत बायोटेक के द्वारा। और मैं बात करूं कि ये कहाँ पर स्थित है ये कंपनी, ये हैदराबाद राज्य में, हैदराबाद ज़िले में स्थित है। तेलंगाना का एक जो है ज़िला है ये तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट हम बात करें कि कोवैक्सीन किस प्रकार की एक वैक्सीन है। ये प्रश्न अभी किसी परीक्षा में पूछा गया था कि कोवैक्सीन में जो रहता है वो कोरोना वायरस जो कोरोना जो रहता है वो किस अवस्था में पाया जाता है। तो कोवैक्सीन में जो कोरोना पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है इनएक्टिव, मतलब अक्रिय, मतलब जो क्रिया नहीं कर रहा हो, उस अवस्था में डाला जाता है हमारे शरीर में। और अगर मैं बात करूं इनएक्टिव बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं एक्टिव अवस्था में किस जो है वैक्सीन के द्वारा डाला गया था एक्टिव अवस्था में, तो दोस्तों वो डाला गया था कोविशील्ड के द्वारा। किसके द्वारा, कोविशील्ड के द्वारा एक्टिव अवस्था में डाला गया था, इनएक्टिव में डाला गया था कोवैक्सीन के द्वारा। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ पर है। मतलब ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है हालांकि यूपी वालों के लिए, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि गंगा एक्सप्रेस वे किस राज्य का है। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है मेरठ से प्रयागराज के बीच में। ये 594 किलोमीटर की दूरी के लिए बनाया जा रहा है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये दोस्तों स्टार्ट होता है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लू नाइल या वाइट नाइल नदी कहाँ पर मिलती है। ब्लू नाइल, और आपने सुना होगा ब्लू नाइल और वाइट नाइल। सबसे पहली बात तो नील नदी सुनी होगी, मिस्र का वरदान कहते हैं इसको। और मिस्र जो देश है उसका वरदान कहा जाता है नील नदी को। और नील नदी में भी 2 प्रकार की नदी होती हैं, ब्लू नील और वाइट नील। जी हाँ। और मैं बात करूँ ये दोनों को जो है कौन सी जो कहाँ पर मिलती हैं, ये खार्तूम या सूडान को मिलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमध्य रेखा झील के मध्य से निकलती है। भूमध्य रेखा किस झील के मध्य से निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती है विक्टोरिया झील के नज़दीक से निकलती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न होगा कि ओएनजीसी पहली महिला अध्यक्ष, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। ये प्रश्न अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी 2022 में ही अभी अपॉइंट हुई हैं। तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं अलका मित्तल, नाम याद रखिएगा, अलका मित्तल। अगर मैं बात करूं ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो ओएनजीसी की स्थापना 1955 में हुई थी। और इसकी स्थापना के टाइम पर जो है इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 2010 में ये कि महारत्न कंपनी में शामिल हो गई भारत की। नेक्स्ट हम बात करें कि
कोप 27 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था मिस्र में हुआ था कोप 27 का आयोजन। जी हाँ, ये इससे रिलेटेड था। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर ये कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य का राजधानी है कोलकाता। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1916 में। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड देशों की किसकी पहल है? किस किस देश की पहल है वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड? तो दोस्तों ये है ब्रिटेन की और इंडिया की पहल है वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है कोलंबो श्रीलंका। तो दोस्तों ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ये होगा कोई या तो इंडिया लगाएगा कोई या दुबई लगाएगा, क्योंकि दुबई में जो है आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, इसीलिए लोग दुबई की तरफ जा सकते हैं। कोलंबो श्रीलंका कम लोगों को याद रहता है, इसलिए क्वेश्चन डाला है। नेक्स्ट हमारा है कि डांस फेमस कहाँ के हैं? तो दोस्तों ये मैंने ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ सिग्मो के बारे में। हालांकि सिग्मो जो है दोस्तों ये है गोवा का, और मैं बात करूँ कलरव। जी हाँ, कलरव जो है ये है बिहार का पक्षी उत्सव है एक प्रकार का ये। और चिरऊ डांस कहाँ का है? ये है मिजोरम का। चिरऊ अभी पूछा गया है किसी परीक्षा में, इसलिए ये डाला है। चिरऊ जो है किस राज्य का डांस फॉर्म है? ये है मिजोरम का। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अभी क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर पूरे देश विश्व में कोरोना वायरस के केसेस चल रहे हैं। और मैं बात करूँ कि कोरोना वायरस में भी बहुत सारी वैरायटी आ चुकी हैं। अभी चल रहा है ओमिक्रॉन, और अब मैं बात करूँ कि कप्पा, इनकी कुछ जो है इनको कुछ साइंटिफिक नाम या न्यूमेरिकल फॉर्म में जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। तो कप्पा के बारे में बात करूँ, इसका न्यूमेरिकल नंबर क्या है? तो इसका है V.1.617.1। जी हाँ, कप्पा का है। और डेल्टा का है दोस्तों B.617.2। और मैं बात करूँ ओमिक्रॉन जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, तो उसका जो है क्या कोड है? वो है B.1.J529। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आगे मिट गया है, मे बी मिट गया है शायद। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि मार्शल आर्ट कहाँ के क्या है? कलारीपट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये है दोस्तों केरल का। और हम बात करें थांगड़ा कहाँ का है? ये है मणिपुर का। और चिरऊ कहाँ का है दोस्तों? ये मिजोरम का, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए से डीऑक्सी राइबोस शर्करा प्रोटीन के बहुलक बनते हैं। डीएनए में क्या होता है? सबसे पहली बात, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों? वो पाई जाती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। जी हाँ, और इसको एक केमिकल नाम भी है, इसको पेंटोस शर्करा भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पेंटोस शर्करा भी बोला जाता है, जो डीएनए में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोटीन के बहुलक कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटीन के बहुलक क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। और प्रोटीन के जो बहुलक होते हैं वो एडेनिन और थाइमिन के बीच कौन सा बॉन्ड रहता है? एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड रहता है। ये बॉन्ड पूछ लिए गए हैं एक क्वेश्चन एक पेपर में। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड रहते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच जो रहता है वो ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एथीन बहुलक होता है। एथीन किसका बहुलक होता है? एथीन जो बहुलक होता है वो पॉलीथीन का होता है। तो पॉलीथीन का जो बहुलक होता है उसको एथीन बोलते हैं। एथीन के बहुलक किसका बहुलक होता है? वो होता है पॉलीथीन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों के अध्ययन को दोस्तों हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रगान और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए गाया जाने वाला गाना या गीत कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ, ये ज़िंदगी है कौम की, ये कौम पर लौटाए जाओ, ये सॉन्ग है दोस्तों, आपने सुना होगा। तो इसके जो सिंगर थे वो कौन थे? जो पहली बार जिन्होंने गाया था वो कौन थे? वो थे राम सिंह ठाकुरी जी थे, जिन्होंने पहली बार ये गीत गाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये ट्यूलिप गार्डन, ये हम पूछा गया एक प्रश्न भी। और ये ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। और मैं बात करूँ दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये दाचीगाम नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देश का पहला हाई कोर्ट जो पेपरलेस हुआ है। जो ऐसा देश का, हमारे भारत का पहला ऐसा हाई कोर्ट जो पेपरलेस हुआ है तो दोस्तों वो है केरल हाई कोर्ट। और मैं बात करूं कि भारत का ही एक ऐसा हाई कोर्ट जो ऑनलाइन, या मतलब जिसका आप हियरिंग्स वगैरह आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वो दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि हाईकोर्ट दोस्तों एक रिट जारी करता है। आपने सुना होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके लिए रिट जारी कर सकता है अगर आपके कहीं भी आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उनकी संख्या 5 होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है उनकी संख्याएं 6 होती हैं। अब मैं पूछ लेता हूँ कि प्रश्न में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो दोस्तों वो करता है 32, अनुच्छेद 32 के तहत करता है। और मैं बात करूँ कि हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो दोस्तों वो करता है 226 अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। और अब मैं बात करूं कुछ और प्रश्न स्टैटिक कि पहली महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट की कौन थी। तो दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश जो हाईकोर्ट की थी वो थी अन्ना चांडी, केरल में, जी हाँ। और अगर मैं बात करूँ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो कौन थी, वो थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की, जी हाँ। इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि पहली, यहाँ पर दोस्तों महिला, सिर्फ महिला पूछा है, महिला न्यायाधीश पूछा है, और यहाँ पर महिला मुख्य न्यायाधीश मेन जो जज रहती हैं उनके बारे में पूछा है नीचे, तो लीला सेठ रही हैं हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी बनी है। तो दोस्तों अब ये अभी हमने बात करा कि पहला हाईकोर्ट जो पेपरलेस बना है वो है केरला हाईकोर्ट। और वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार जो बनी है वो कौन सी बनी है, वो बनी है दोस्तों यूएई सरकार, संयुक्त अरब अमीरात सरकार बनी है वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। ई कैबिनेट लागू करने वाला, कभी कभी दोस्तों क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो याद नहीं रहता, और ये वन डे का कलेक्शन नहीं होता कि आपको याद रहे कि आपने कौन सा क्वेश्चन पहले बना चुके हो। इसीलिए वो क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उठाने में टाइम लगता है, तो आप भूल जाते हो कि पहले आपने कौन सा प्रश्न डाल चुके हो। इसी वजह से ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश है। और दोस्तों अभी जो है भारत में कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, भारत में कुछ नए जो है विश्वविद्यालय बने हैं, वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों वो यूनिवर्सिटी जो अभी बनी है हाल ही में, तो उनका नाम है मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। कहाँ पर बनी है, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी है, तो दोस्तों ये बनी है मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और अगर मैं बात करूँ भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी है, ये बनी है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और अगर मैं बात करूँ सिंधु यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, ये हुआ लद्दाख, लेह में हुआ है। और मैं बात करूँ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी है, ये बनी है मणिपुर में। और मैं बात करूँ रेल यूनिवर्सिटी बनी है, वो कहाँ पर बनी है, ये बनी है बड़ोदरा, गुजरात। रेल जो ट्रेन की यूनिवर्सिटी, ट्रेन की नहीं मतलब ये रेल यूनिवर्सिटी, रेल से संबंधित कोई चीज़ें जो या कोर्स होंगे वो इसमें कराए जाएंगे, बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए आप। और यहाँ पर एक बात मुझे और याद आ रही मेजर ध्यानचंद के नाम से कि दोस्तों अभी हमारे देश में जो दिए जाता था जो खेल का सबसे बड़ा अवार्ड जो दिया जाता था उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न जो दिए जाते थे, उसका नाम बदल कर अब मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार कर दिया गया है। और उसकी जो राशि थी वो पहले मे बी 15 लाख मिलती थी, लेकिन अब उसकी राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। और अब मैं बात करूँ कि नासा का यहाँ पर जो लिखा है कि नासा का एक मिशन है लूसी मिशन, और ये लूसी मिशन किससे संबंधित है, ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है नासा का लूसी मिशन। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारा है कि आपतानी जनजाति किस राज्य से स्थित है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया किसी परीक्षा में कि आपतानी जनजाति किस राज्य की जनजाति है, तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश की। और ये किस घाटी में रहती है, ये भी मैंने बता दिया है कि ये जीरो घाटी में रहती है। जीरो घाटी भी कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीरो घाटी जो स्थित है ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में ही जीरो घाटी में ही आपतानी जनजाति पाई जाती है। और इस जनजाति ने दोस्तों अभी कुछ बनाते हैं ये लोग, उसके लिए इन्होंने जीआई टैग की मांग की है, इसलिए ये अभी करंट में जो है चर्चा में आए हैं। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ पर जो स्टार्ट हुई थी। भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी कुनरिया गांव, गुजरात में हुई थी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन थे। भारत के तरफ से जो जाने वाले पहले स्पेस में जाने वाले पहले स्पेस टूरिस्ट के तौर पर दोस्तों, भारत स्पेस में जाने वाले तो हम जानते हैं जो है हमारे शर्मा जी थे, क्या नाम था उनका, राकेश शर्मा जी, यहाँ। और अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्पेस टूरिस्ट के जैसे जाने वाले वो कौन थे, वो थे संतोष जॉर्ज थे, केरल के, जी हाँ।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन स्टार्ट कब हुई थी। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन कहाँ पर स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों ये दुनिया की सबसे लंबाई में सबसे लंबी जो मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई है वो ये शंघाई चाइना में, और ये 831 किलोमीटर लंबी है। कितनी, 831 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन ये चलाई गई थी, ये चलाई गई दिल्ली में चलाई गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेट्रो भारत की जो रेलवे जोन में शामिल, ऐसी मेट्रो भारत की जो भारत के रेलवे जोन्स में शामिल है। तो दोस्तों वो कौन सी एकमात्र मेट्रो जो है जोन में, एकमात्र मेट्रो कह सकते हैं आप, किसी राज्य की एकमात्र मेट्रो जो हमारे जोन्स में शामिल है, भारतीय रेलवे के जोन्स में शामिल है, वो है कोलकाता मेट्रो। और अगर मैं बात करूं भारत में अभी जोन्स की संख्या कितनी है रेल के हिसाब से, तो वो है 18। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थ्री जॉर्ज बांध कहाँ पर स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों आप, कि थ्री जॉर्ज बांध ये भी दे रखे हैं। ये है थ्री जॉर्ज बांध कहाँ पर स्थित है। ये है दोस्तों यांगटीसी नदी पर स्थित है थ्री जॉर्ज बांध। एशिया का बिगेस्ट लेंथ रिवर बांध है। और अगर मैं बात करूं चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन का शोक जो कहा जाता है वो हांगहो नदी को कहा जाता है। और अगला बात करूं कि हूवर वाल्डर बांध कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये हूवर वाल्डर बांध जो स्थित है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। कहाँ पर, कोलोराडो नदी पर स्थित है। और ये दोस्तों सारी विदेशों की बात चल रही है और ये पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैंने उठाए हैं। और आसमान बांध कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आसमान बांध जो स्थित है वो नील नदी पर स्थित है, आसमान बांध। और यहाँ पर हमारा आ गया स्टैटिक क्वेश्चन, यहाँ पर छूट गया मेरे से। एक तो ये ले लो आप, मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। मॉलिंग नेशनल पार्क जो स्थित है वो है हमारा, मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश में ही मॉलिंग नेशनल पार्क स्थित है, और मॉलिंग नेशनल पार्क भी स्थित है। और सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश का ही हिस्सा है। और मैं बात करूँ दिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही, और बोमडीला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही, इसीलिए मैंने लिंक किए हैं जिससे आपको याद हो जाए। मॉलिंग नेशनल पार्क, सेला सुरंग, दिफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, ये कहाँ पर स्थित हैं, ये सारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और मैं बात करूँ कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने करी थी। और जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि देश की पहली शिक्षिका का दर्जा किसे प्राप्त है। देश की पहली टीचर, लेडीज टीचर, जी हाँ, देश की पहली महिला शिक्षिका का दर्जा किसको प्राप्त है, तो दोस्तों ये है सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले की वाइफ थी दोस्तों ये। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी। और सावित्रीबाई फुले जो थी देश की पहली शिक्षिका मानी जाती हैं। और महाराष्ट्र का बालिका दिवस कब बनाया जाता है, इन्हीं के नाम पर जो बनाया जाता है वो महाराष्ट्र का बालिका दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 3 जनवरी को। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें देश का पहला राज्य जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त है, मतलब ऐसा राज्य जिसमें एलपीजी की तो एंट्री हो गई है, मतलब पूरे राज्य में मोस्टली एलपीजी जलाई जाती है। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या मतलब हम कह लें डेली जो यूज़ में करी जाती है हमारी गैस। और धुआं मुक्त जो बना है वो कौन सा राज्य बना है, तो दोस्तों वो बना है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल बना है हमारा। और यहाँ पर इसी बात पर थोड़ा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रखा है, ये आप इनको मोस्ट पे भी मोस्ट लगा लेना। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि भारत का पहला 100% टीकाकरण वाला जिला, 100% टीकाकरण जो कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाला सब 100% जिला कौन सा बना है, वो बना है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का ही जिला है। और 100% टीकाकरण वाला एकमात्र राज्य कौन सा बना है, वो बना है हिमाचल प्रदेश। पहले की बात चल रही है, एकमात्र नहीं, पहला राज्य। और अगर मैं बात करूं 100% टीकाकरण करने वाला पहला यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, वो बना है अंडमान एंड निकोबार। और मैं बात करूं कि रेबीज मुक्त राज्य का जो दर्जा, भारत का पहला राज्य जो रेबीज मुक्त हुआ है वो कौन सा है, वो है गोवा। और मैं बात करूं भारत का ऐसा पहला राज्य जो टीबी मुक्त हुआ है वो है हमारा लक्षद्वीप। जी हाँ, टीबी मुक्त राज्य नहीं, यूटी, टीबी मुक्त यूटी कौन सा बना है, तो वो बना है हमारा लक्षद्वीप। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट, उज्ज्वला योजना पहली
2 बार उज्ज्वला योजना स्टार्ट हो चुकी है भारत में अभी तक। तो जो पहली उज्ज्वला योजना जो स्टार्ट हुई थी दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं उज्ज्वला योजना संबंधित किससे है। ये दोस्तों हमारी जो संबंधित है गैस सिलेंडर से संबंधित है, जिसमें आपको फ्री में गैस सिलेंडर वगैरह दिए जाते थे और ये गांव वगैरह में वितरण कराया गया था इसका। तो उज्ज्वला योजना जो है ये किससे संबंधित है, ये फ्री सिलेंडर से संबंधित है। और ये पहली स्टार्ट कब हुई थी, ये 1 मई 2016 को पहली स्टार्ट हुई थी। ये हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, बलिया उत्तर प्रदेश से पहली बार स्टार्ट हुई थी। और अगली जो स्टार्ट हुई थी उज्ज्वला योजना 2.0 कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हुई थी, महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि छत्रपति शिवाजी की राजधानी कौन सी थी। छत्रपति शिवाजी की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी छत्रपति शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों रायगढ़ का किला थी। रायगढ़ का किला, और जो कहाँ पर स्थित है, ये है महाराष्ट्र में। रायगढ़ का किला थी जो थी शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी वो रायगढ़ का किला थी। हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी कौन सी थी। हर्षवर्धन की जो राज्य की राजधानी थी वो थी कन्नौज। ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में फेडरल कोर्ट का गठन फेडरल कोर्ट कब आया था। भारत में जो फेडरल कोर्ट जो आया था वो कब आया था, वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1937 में, 1937 में किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि गंगईकोंडा या चोलापुरम टेम्पल के निर्माण से गंगईकोंडा या चोलापुरम टेम्पल का किसने निर्माण कराया था। तो दोस्तों ये कराया था राजेंद्र चोला प्रथम ने। राजेंद्र चोला प्रथम ने गंगईकोंडा या चोलापुरम टेम्पल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। राजराज चोल प्रथम ने बनाया। ये ऊपर मैं प्रश्न बता चुका हूँ आपको, राजराज प्रथम ने करवाया था, चोला वंश के शासक थे ये। और मैं बात करूँ कि दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर, दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था, वो बनवाया था राजा चोला सेकंड ने बनवाया था। दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था, ये बनवाया था राजा चोला सेकंड ने। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव इंसुलिन को 1983 में बनाया गया था। अच्छा, इसमें ये बात कर रहा है कि मानव में इंसुलिन तो होता है, हम सभी जानते हैं कि मानव के शरीर का में जो इंसुलिन होता है वो डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो आपको डायबिटीज़ की बीमारी लग गई है, और कम हो जाए तो आपको एक और बीमारी होती है, तो उससे इंसुलिन से संबंधित ये बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि मानव ने इंसुलिन को 1983 में बनाया था, मतलब आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने की बात कर रहा है ये। और तो ये कब बनाया गया था, वो बनाया गया था 1983 में। तो ये किसने बनाया था, वो एली लिली एंड अमेरिकन कंपनी ने बनाया था। एली लिली एंड अमेरिकन कंपनी ने बनाया था मानव इंसुलिन को आर्टिफिशियल रूप से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, ये दिया गया था 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था 1968 में, जी हाँ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन अभी किसी परीक्षा में रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने डाला है कि 2001 की भारत की जनसंख्या कितनी थी और 2011 की भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों आप ये याद रख लीजिएगा कि 100 लाख ये एक जी हाँ 100 करोड़ के आसपास थी पहले 2001 में, और ये 2011 की जनसंख्या में हम सभी जानते हैं कि 121 करोड़ के आसपास जो थी हमारी भारत की जनसंख्या थी। ये आपको पूरी डिजिट के साथ में याद करना है, इसीलिए मैंने डाला है कि 737, 436 और 193, 422 ये आप याद कर लीजिएगा, किसी ना किसी परीक्षा में फिर से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ये सीरीज़ बहुत लंबे टाइम तक चलाने वाला हूँ और आपके पेपर हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद है। और यहाँ पर आपके पेपर इनमें से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको, जी हाँ। अगला प्रश्न है हमारा कि पूरा सबसे पहली बात तो पूरा का फुल फॉर्म क्या है। पूरा प्रोविज़न ऑफ अर्बन
एमिनिटीज़ टू रूरल एरिया। तो दोस्तों ये क्यों रखा है, ये प्रश्न मैंने रखा ही इसलिए है क्योंकि पूरा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है आपसे, ये पूछा गया है अभी। पूरा का फुल फॉर्म जो है वो है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरिया। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि 1798 में बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाले प्रथम शासक कौन थे। जो 1798 में दोस्तों सबसे पहली बात बेलेजली की सहायक संधि, बेलेजली ने सहायक संधि किसने स्टार्ट करी थी, वो लॉर्ड बेलेजली ने करी थी 1798 में। सबसे पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उस संधि को स्वीकारने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों, वो था निजाम अली खां। निजाम अली खां तो जो था वो बेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला पहला शासक था। और मे बी ये जो शासक था वो हैदराबाद का शासक था। कहाँ का, हैदराबाद का। अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि पीएम की नियुक्ति के आधार पर होती है, हाँ हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, जो बनते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो किस आधार पर होती है, मतलब वो किस बेस पर उसी पर्सन को या उसी पार्टी के पर्सन को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों वो किया जाता है बहुमत पार्टी के नेता या लोकसभा के गठबंधन के आधार पर। लोकसभा में जिस पार्टी का गठबंधन है और जो बहुमत पार्टी का नेता रहा है, उसको दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि या तो बहुमत पार्टी के नेता, बहुमत पार्टी का नेता होना चाहिए वो पर्टिकुलर, या फिर लोकसभा का जो गठबंधन है, या जो लोकसभा में जो गठबंधन है और बहुमत पार्टी का नेता जो हायर रैंक पर, इस टाइम पे हमारे मोदी जी हैं। इसी आधार पर लोकसभा का गठबंधन हो गया, मतलब लोकसभा में एक गठबंधन बनाया, उसके बाद जो गठबंधन बनने के बाद जो बहुमत पार्टी का नेता था, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उसका जो नेता था उसको भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1946 में तेभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तेभागा आंदोलन, जी हाँ ये प्रश्न पूछा गया है अभी। तेभागा आंदोलन 1946 में कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बंगाल में। जी हाँ, बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ब्रेक बोन फीवर के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है। ब्रेक बोन फीवर के नाम से जो जाना जाता है वो डेंगू बुखार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव में वृद्धि हार्मोन का निर्माण कौन करता है। मानव में जो वृद्धि हार्मोन का जो निर्माण करती है वो कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों, वो करती है पीयूष ग्रंथि। ये हमें जान लेना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मानव में वृद्धि हार्मोन का निर्माण करती है। और एक और जो होता है वो हार्मोन रहता है हमारे शरीर से रिलीज होता है, फाइट फ्लाइट एंड फियर हार्मोन होता है। तो दोस्तों ये किस ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है, वो होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो है रिलीज होता है ये हार्मोन। अगला हम प्रश्न की बात करते हैं कि मेमोरी ग्लैंड, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। अगला प्रश्न है कि हमारा मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो मेमोरी ग्लैंड दोस्तों एक्चुअल में जो होती है, सबसे पहली बात वो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं जिससे बच्चे को दूध पिलाया जाता है माँ के द्वारा। तो मेमोरी ग्लैंड वो होती हैं। और ये किस जो है इसमें जो दूध निकलता है या जो मिल्क निकलता है वो किस ग्लैंड से निकलता है, ये पूछना चाह रहा है कि वो किस ग्लैंड की सहायता से निकलता है। वो निकलता है दोस्तों सेबेसियस ग्लैंड की सहायता से निकलता है, या वसा में ग्रंथि बोला जाता है हिंदी में, सेबेसियस ग्लैंड इंग्लिश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि कान का मोम, जो कान में आपने देखा होगा वैक्स बन जाता है हमारे कानों में, जिसको हम निकालते हैं कभी कभी जो खुजली मचती है तो कान में जो वैक्स बनता है या मोम जो बनाने वाली जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों सेरियुमिनस ग्लैंड होती है, उसका नाम जो होता है सेरियुमिनस ग्लैंड होता है, कान में जो मोम बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा, बिना अनुमति के कोई कर वसूला या लगता नहीं, किसकी बिना अनुमति के ना कोई कर लगा सकता है और ना ही कोई वसूल सकता है दोस्तों, वो है संसद की बिना अनुमति के कोई भी कर ना ही लगाया जा सकता है और ना ही वसूला जा सकता है। ये आर्टिकल 265 में दिया गया है, किसमें, आर्टिकल 265 में कर के बारे में विवरण दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पहली बार बंगाल का विभाजन का निर्णय अंग्रेजों द्वारा कब किया गया था। तो पहली बार जो डिसाइड किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि अब जो है बंगाल का विभाजन कर ही दिया जाना चाहिए, तो वो कब किस तारीख को किया गया था, वो 19 जुलाई 1905 को किया गया था। और जो रियल में जो हुआ था वो किस दिन हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। उन लोगों ने डिसाइड किया था 19 जुलाई के आसपास, और उन लोगों ने कर दिया था वो 16 अक्टूबर के आसपास किया था। और वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे का जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में सोल घास के मैदान मिलते हैं। सोल घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं भारत में, ये मिलते हैं दोस्तों वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट जो होता है
हमारा उसमें जो है सोल घास के मैदान पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न है कि पशु कोशिका में कोशिका की साइट कौन सी होती है? तो पशु कोशिका में कोशिका की जो साइट होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया होती है पशु कोशिका में कोशिका की साइट। अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है दोस्तों, ये होता है सुसाइडल बैक ऑफ द सुसाइड सेल ऑफ द बॉडी। सुसाइड सेल में एक्चुअल में इसको ये इसलिए सुसाइड सेल बोला जा रहा है क्योंकि आरबीसी की जो डेथ होती है, आरबीसी जो होते हैं जो डेथ होती है वो प्लीहा या लाइसोसोम में ही होती है दोस्तों। प्लीहा जो होता है उसको दूसरी भाषा में लाइसोसोम ही बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इंट्रासेल्यूलर जो रहती है उसको ऑटोफैमेसी, जी हाँ फैमिकी, ऑटोफैमिकी बोला जाता है। इंट्रासेल्यूलर जो सेल्स रहती हैं हमारे शरीर में उनको उनकी स्टडी को ऑटोफेंसी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाओ व्हाट अ क्वेश्चन। वाटर मैन ऑफ इंडिया एक्चुअल में कहा जाता है ये राजेंद्र सिंह सांखला को कहा जाता है। सांखला इनका पूरा नाम है, राजेंद्र सिंह सांखला। राजेंद्र सिंह सांखला ये राजस्थान के हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और हम जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ वुमेन किसे कहा, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को कहा जाता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहते हैं। बहुत सारे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वो कहते हैं श्रीधरन जी को कहते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो बनते हैं। इस टाइप के प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये दोस्तों कहे जा चुके हैं, मतलब ये बन चुके हैं फेमस इसी चीज़ से कि इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर पर्सन किसी नाम से पहचाना जा रहा है तो इससे बड़ी पहचान क्या होगी। अगला प्रश्न है हमारा कि सेंट्रल या औद्योगिकी वनस्पति अनुसंधान इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल औद्योगिकी वनस्पति अनुसंधान इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिखा है ये। और ये दोस्तों जैसा समझ में आता है उस टाइम पे वैसा लिख देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं। और सेंट्रल औद्योगिकी वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जी हाँ। और जी हाँ, अगली हम बात करते हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर स्टडी। जब हम फेस टू फेस किसी इंट्रैक्शन करते हैं, मतलब फेस टू फेस किसी से बात करते हैं और इसकी स्टडी को ह्यूमन बिहेवियर में क्या बोला जाता है? तो इसकी जो स्टडी को बोला जाता है ह्यूमन बिहेवियर में वो माइक्रो सोशियोलॉजी बोला जाता है। माइक्रो सोशियोलॉजी क्या बोला जाता है? माइक्रो सोशियोलॉजी। अगली हम बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा दी थी वो दी थी कार्ल मार्क्स ने दी थी। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल दी थी। और हम बात करें, अगली प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न मैंने दोस्तों पहले भी डिस्कस किया है। ओपियम पहली ओपियम बार कब हुई थी? तो पहली ओपियम बार जो हुई थी वो हुई थी 1839 में। तो ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी चाइना और ब्रिटेन के बीच में हुई थी पहली ओपियम बार। तो नाना किंग की संधि हुई थी, नाना किंग की संधि हुई थी इसके अंतर्गत। इस जो फर्स्ट ओपियम बार को जो ख़त्म किया गया था वो नाना किंग की संधि के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्लिप स्पोर्ट का संबंध किस खेल से है? फ्लिप स्पॉट का संबंध किस चीज़ से है? तो ये है दोस्तों मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था 1929 में। तो फिलिप स्पार्ट का संबंध उससे संबंधित है। फिलिप स्पार्ट एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ये भारत के बारे में थोड़ा डिटेल, ये एक्चुअल वो प्रश्न है कि भारत की सबसे नॉर्दर्न बाउंड्री, भारत की सबसे ईस्टर्न बाउंड्री, भारत की सबसे वेस्टर्न बाउंड्री, भारत की सबसे इस टाइप से ना। तो अब मैं बात करूं कि भारत का सबसे नॉर्दर्न बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा कॉल, ईस्ट लद्दाख में पाया जाता है। सबसे नॉर्थ में जो उत्तर में सबसे उत्तरी जो किनारा है वो भारत का, वो इंदिरा कॉल ईस्ट लद्दाख है। और मैं बात करूँ साउथ में कौन सा है जो भारत का सबसे जो है साउदर्न किनारा है वो कौन सा है? वो है दोस्तों, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इंदिरा पॉइंट है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में। और मेन लैंड की अगर बात करूँ, ये तो दोस्तों पानी में हो गया, इंदिरा पॉइंट ये हो गया पानी में। और अगर मेन लैंड की बात करूँ तो ये होता है केप कोमेरिन, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। केप कोमेरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये मेन लैंड पर है, ये पानी में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर ये भी रह गया। अगर मैं ईस्टर्न की बात करूँ, मोस्ट ईस्टर्न जो पॉइंट है भारत का वो है डोन गांव, जो है पहले किबूतू था,
और लेकिन अब डोंग विलेज है, डोंग विलेज। जी हाँ। अब मैं बात करूँ कि सर क्रीक जो है वेस्ट में सबसे बेस्ट जो पॉइंट है भारत का वो कौन सा है? सर क्रीक, ये कच्छ के गुजरात में स्थित है सर क्रीक। सर क्रीक पॉइंट ये फेमस है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि सप्त क्रांति के समाजवादी विचार आए थे। सप्त क्रांति के जो समाजवादी विचार आए थे वो किससे आए थे? वो किसके द्वारा लाए गए थे? वो थे राम मनोहर लोहिया के द्वारा। जी हाँ, ये बहुत फेमस नाम है दोस्तों, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है हमारा CVC को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? चीफ विजिलेंस कमिश्नर को जो सबसे पहली बार जो दर्जा मिला था वो 2003 में CVC एक्ट आया था, उसके द्वारा इसको संवैधानिक संस्था बनाया गया था। अगला प्रश्न हम बात करते हैं दोस्तों हमारा कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। और ये किस राज्य में कहा जाता है आम्र वर्षा? उसको ग्रीष्म ऋतु में, मतलब अभी जो दिसंबर के आसपास जो होने वाली वर्षा होती है उसको, सॉरी दिसंबर नहीं, जो है ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों में जो होने वाली बरसात होती है उसको आम्र वर्षा किस राज्य में कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों केरला में। जी हाँ। और जो सर्दियों में दोस्तों दिसंबर या जनवरी के आसपास जो होने वाली वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको मावट कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं उसको मावट। क्योंकि दोस्तों ये जो बरसात रहती है वो खेती के लिए, वो किसी भी प्रकार की खेती के लिए वरदान होती है, अमृत के समान होती है वर्षा, इसीलिए उसको मावट कहते हैं, जो ग्रामीण भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि शून्यकाल संसद में प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है, प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो संसद में, उसको कहते हैं शून्यकाल। और इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 12 से 1। ये पूछ लिया गया है पहले SSC में, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पर डाला है। अगला प्रश्न है कि हमारा कि लोकसभा की कार्यवाही कब से स्टार्ट होती है? तो लोकसभा की जो कार्यवाही स्टार्ट होती है वो होती है 11 से 12 बजे के आसपास। पहला घंटा जो होता है वो लोकसभा की कार्यवाही का प्रश्नकाल कहलाता है। अगली प्रश्न हम बात करें कि यूटोपिया रचना किसकी है? यूटोपिया जो है वो किसकी रचना है? वो है थॉमस मोर की रचना है। थॉमस मोर की रचना है 1516 में जो है रचना की गई थी। अगला प्रश्न हम बात करें कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार जो जहाँ से एंट्री करते हैं कुतुब मीनार की, उसको क्या कहा जाता है? उसको अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला हम बात करें एंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये एंकर जो शब्द जो यूज़ होता है वो रिले रेस में होता है। रिले रेस एक्चुअल में वो होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कहीं 800 या 1000 मीटर की जो दौड़ होती है जिसमें 4 लोग होते हैं पार्टनर। जी हाँ, 4 लोग पार्टनर होते हैं, जिसमें से यहाँ से अगर दौड़ स्टार्ट हुई है तो यहाँ तक ये बंदा भागते हुए आएगा, तो यहाँ से इसको एक एक्चुअल में कुछ छड़ी या कुछ भी पकड़ा दिया जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इसको यहाँ से ये दूसरे बंदे को ये छड़ी पकड़ाएगा, तो ये दूसरा बंदा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ये तीसरे बंदे को यहाँ से छड़ी पकड़ाएगा और फिर तीसरा बंदा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर चौथे बंदे को पकड़ाएगा, वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। इसको रिले बोला जाता है, इसको रिले दौड़ बोला जाता है। तो ये होगी एंकर जो शब्द होता है वो किससे संबंधित है? वो रिले से संबंधित है। अगला हम बात करते हैं सबसे फास्ट हिमीकरण विधि कौन सी होती है? मतलब सबसे जल्दी या सबसे फास्ट जमाने वाली विधि, मतलब कोई भी चीज़ मेल्ट नहीं, इसको बोलेंगे अपन, हाँ इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं, आइस में कन्वर्ट करने वाली सबसे फास्ट विधि कौन सी होती है? वो होती है इमर्शन फ्रीजिंग होती है, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग। सबसे ज़्यादा फास्ट फ्रीजिंग कौन सी विधि के द्वारा करा जाता है? वो इमर्शन विधि के द्वारा किया जाता है। और अब मैं बात करूँ एशियाई खेलों में बैडमिंटन कब जुड़ा था? एशियाई खेलों में जो बैडमिंटन जुड़ा था वो 1962 में जुड़ा था। और जो पहले एशियन खेल खेले गए थे वो 1951 में खेले गए थे। वो कहाँ खेले गए थे? वो दिल्ली में खेले गए थे। पहले एशियाई खेल कहाँ पर खेले गए थे? भारत में खेले गए थे, दिल्ली शहर में 1951 में। अगला हम बात करें, यहाँ पर दोस्तों बुक के बारे में दिया गया है एक कि जो बुक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ये हैप्पीनेस ऑल अराउंड ये किसकी बुक है? ये अभिजीत गुप्ता की बुक है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ये पूछी गई प्रश्न है अभी रिसेंटली। अगला प्रश्न है हमारा कि जहांगीर का टाइम पर अब्दुल हसन कौन था? अब्दुल हसन जो बोला जाता था वो कौन था दोस्तों? वो नादिर जम्मा था। अब्दुल हसन जो था जहांगीर के टाइम पर वो नादिर जम्मा था। और अब्दुल उस्ताद मंसूर जो था वो नादिर उर्स अस्त्र बोला जाता था उसको। नादिर जम्मा बोला जाता था वो अब्दुल हसन को बोला जाता था, उस्ताद मंसूर को नादिर और अस्त्र बोला जाता है। ये दोस्तों अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश में पूछी गई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोक चक्र में दिए गए
अशोक चक्र में स्थापित है। अशोक चक्र स्थापित हुआ था, ये हुआ था 1952 में। ये इसको कीर्ति चक्र भी कहते हैं, या कीर्ति चक्र भी कहते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारे 1950 में जो है किसकी ये दोस्तों अवार्ड की बात चल रही है, सॉरी, ये अवार्ड की बात चल रही है। यहाँ पर सारे ये अवार्ड दे रखे हैं, ये अवार्ड की बात चल रही है कि अशोक चक्र जो अवार्ड दिया जाता है वो कब से स्टार्ट हुआ था। ये अशोक चक्र जो स्थापित हुआ था ये 1952 में स्टार्ट हुआ था। और कीर्ति चक्र जो अवार्ड दिए जाते हैं वो भी 1952 से ही स्टार्ट हुए थे। और 1950 में जो स्टार्ट हुए थे वो परमवीर चक्र देना स्टार्ट किए गए थे 1950 में। और अब तक जो परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं उनकी संख्या वो 21 है। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है, वो है 14 लोग हैं, जी हाँ। और यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, अवार्ड्स की, गलती होगी, सॉरी दोस्तों। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल, एशिया की सबसे बड़ी बात, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मतलब कपड़े बनाने वाली मिल कहाँ पर स्थापित की गई है। ये की गई है दोस्तों महाराष्ट्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए आप, महाराष्ट्र में की गई है, जी हाँ। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच।